हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का अनदर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए आज हम जो लेकर आए हैं, जो पिछली बार यूपीपी में एग्जाम में जो क्वेश्चन हुए थे, या देखिए ये आपका जो पेपर है 27/1/2019 में जो पुलिस का पेपर आया था उसमें आया था। देखते हैं इनके अनुसार आगे जो आपका प्रैक्टिस कराएंगे। पहले हम इन क्वेश्चन को सोल्व करा देते हैं, फिर बाद में आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे पूरा का पूरा भैया। चलिए आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन को भैया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करिएगा। तो पहले तो आप सवाल को रीड करेंगे और देखिए सबसे पहले क्या कहता है, 13 से कटने वाली संख्या बेटा, और जो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो वैसे आपको सबको पता है कि आप 13 की टेबल जानते हैं, तो 13 8 कितना होता है 104। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कटने वाली 13 से 3 अंकीय संख्या जो है वो कौन सी है, 104 है। यदि हम उसे 16 से देखिए विभाजित करें, यदि मैं इसे 16 से भाग करूं, तो यदि आप जानते हैं 16 से कितना होता है 96। तो आप बताइए 96 तो कट जाएगा और हमारा संख्या कितनी थी 104। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कितना और शेष बचना चाहिए 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कहता है कि यदि 3 अंकीय संख्या जो थी, जो 13 से सबसे पहले कटती है, यदि उसे 16 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8, और यही इसका आपका ऑप्शन हो जाता है। डी है आपका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा, देखिएगा 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करिए बेटा। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए ये किसके समथिंग होगा। तो ये आप बताइए 65 और 61 लिखा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप बताइए 8 का 80 का वर्ग क्या होता है, आप बताओ कि 80 का वर्ग होगा 6400। तो आप बताओ इससे अगला वर्ग कितना होता है बेटा 81। तो आपका ये वर्ग निकालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा ये 81 का वर्ग है। आगे कह सकते हैं तो हम कह इसका बेटा वर्गमूल कितना होगा बेटा 81। अब वो कहता है जो आएगा वर्गमूल उस संख्या को अपने वर्गमूल से, इसका मतलब इसके वर्गमूल को, इसका वर्गमूल क्या होगा 9 होगा, और 9 से किसको भाग किया जाए 81 को भाग किया जाए तो आंसर कितना आएगा। तो आप बताइए 81 को यदि मैं 9 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा। तो वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो मान लीजिएगा सर्किल जो बना होता है वो रेडियस से बना होता है, और रेडियस का हम डबल कर दें तो वो व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। अब एक बात बताइए, तो मैंने कहा डी डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। अब यदि हम इसको डबल करेंगे तो आप बताइए डायमीटर कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, तो इसकी रेडियस आपके हिसाब से क्या हो जाएगी बेटा 2r हो जाएगी। अब देखिए रेडियस 2r हो जाएगी तो एरिया कितना होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो इसकी आर है बेटा, तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे देखिएगा आर क्या है 2r है, तो हम 2r का मान रखेंगे आर की जगह, तो यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप बताइए पाई आर स्क्वायर था और यहाँ कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना क्षेत्रफल बढ़ जाता है 4 गुना हो जाता है। और आपसे यही पूछा गया था कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आपका कितना गुना हो जाएगा 4 गुना आपका हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, एक्स के खाते में 86.54 का शेष है बेटा, और 55.31 जमा करने के बाद देखिए 84.33 रुपए निकालने के बाद शेष राशि कितनी हो जाएगी। तो ये कहना क्या चाहता है, यदि खाते में शेष कितना था 86.54 और उसमें जमा कितना कर दिया 55.31 जमा कर दिया,
तो हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 8 और यहाँ पर 1 और 4। तो आप कह सकते हैं जमा करने के बाद 141.85 आया। और उसने कहा अब बाकी उसमें से निकाला कितना, 84.33 निकाल लिया। तो 5 में से 3 गया 2, अब यहां 8 में से 3 गया 5 और यहां बचेगा 7 और आप बताओ यहां कितना बचेगा 5 आपका। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर था पहला बेटा। तो आप देखिए क्वेश्चन को रीड करिए और उसके बाद आपको आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा क्वेश्चन को रीड जरूर करें ध्यानपूर्वक, क्योंकि उसी में सब कुछ लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसने कहा एक संख्या को कोई एक नंबर से 3003 से गुणा किया जाए, उसके बाद 7, 11, 13 से के लघुत्तम से भाग किया जाए और फिर स्वयं से भाग किया जाए तो परिणाम ज्ञात करिए, क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में आगे भी मिल सकता है कहीं भी है। देखिएगा उसने कहा संख्या को कोई एक नंबर सा हमें नहीं पता, उस संख्या को किससे गुणा की जाए 3003 से। फिर कहता है उसके बाद 7, 11 और 13। एक बात ध्यान रखिएगा, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालना है और ऐसे नंबरों का एलसीएम निकालना जो आपस में कोई फैक्टर कॉमन ना रखते हो, उनकी गुणा ही होता है। तो 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है 1001 होता है। इनकी तीनों की गुणा करेंगे तो पहली संख्या जो बनेगी वो 1001 होगी। अब एक बात बताइए, तो मैंने कहा संख्या को 3003 से हम गुणा करने के बाद इन सबके लैसे से हम भाग करें तो इनका लैसे कितना होगा 1001 होगा। और भाग करने के बाद फिर स्वयं संख्या से भाग करें तो हम कह सकते हैं स्वयं संख्या से भी भाग करें तो स्वयं संख्या तो खुद से खुद कट जाएगी और यदि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि जो भाग करने के बाद स्वयं संख्या से भाग करने के बाद कि परिणाम क्या प्राप्त होगा और यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करें उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8, अब रेशियो कितना 5:8 का 3 गुना अनुपात है तो x की पावर 3 का मान ज्ञात करें। एक बार फिर रीड करिएगा, सवाल को जितनी बार रीड करेंगे उसका सॉल्यूशन उसी में लिखा होता है। तो आपसे मैं कहूं कि 10x + 5 का अनुपात 42x + 8 का अनुपात 5:8 का 3 गुना है तो x की पावर 3 का मान ज्ञात करिए। तो आप बताइए 10x + 5 और यहां 42x + 8, इन दोनों का जो अनुपात है 5:8 का 3 गुना है। तो अभी देखिए रेशियो में 3 गुना ऐसा नहीं होता कि 3 से गुणा कर दें। रेशियो में 3 गुना का मतलब है ये नंबर भी कितनी बार मल्टीप्लाई करे 3 बार और ये वाला नंबर भी कितनी बार मल्टीप्लाई करे 3 बार, सॉरी 2 बार, क्योंकि एक तो खुद है तो 3 गुना हो जाएगा। तो आपसे मैं कहूंगा ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों क्या हो जाने चाहिए बराबर हो जाने चाहिए। अब देखिएगा यदि इसकी गुणा भाग आप एग्जाम के पर्पज से करें तो बहुत लंबी बैठ जाएगी। अब यहां 42 है 42x + 8 बराबर कितना होगा 125 और नीचे कितना आएगा 512 है। अब यदि मैं आपसे कहूं इसको सवाल को सॉल्व करो तो काफी टाइम लग जाएगा, मगर आप थोड़ा सा यहां क्लू प्राप्त है बेटा आपका x की पावर 3 का मान पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन में जो आपकी x की वैल्यू होगी उसका क्यूब दिया होगा। तो ये किसका क्यूब होता है 10 का, ये किसका होता है 11 का और ये किसका होता है 12 का। आगे भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू रखूं तो इधर 125 बन जाए और इधर 512 बन जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सीधा सीधा दिखता है 10 का मान रखने से बेटा ये 100 और +5 105 होना चाहिए 125 होना चाहिए। 11 का मान भी रखेंगे तो 110 और 5 15 होता है 115 होता है। यदि मैं 12 का मान रख दूं तो सीधा दिखाई देता है कि 12 × 100
20 और 5 25 होता है। यदि ऊपर 125 बना है तो नीचे भी x का मान रखने पर कितना बन जाएगा 512, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, तो x की पावर 3 का मान क्या होना चाहिए 1728 होना चाहिए भैया। करने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसकी इससे गुणा करिए, इससे गुणा करिए, x का मान तब भी आपका यही आएगा। x का मान कितना आएगा 12, और 12 का क्यूब कितना होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 के वर्ग का 40% का 1/4 भाग कितना होगा। तो वर्ग का मतलब होता है हर जिस नंबर का भी वर्ग करें उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, उसका हम 40% निकालें। कितना परसेंट निकालें 40%। तो आप जानते हैं 40% इसका निकालें बेटा, और जो भी वैल्यू आए उसका 1/4 कर दें बेटा। तो आप बताइएगा परसेंटेज हटती नीचे क्या आता है 100 आता है, 2 0 से 2 0 काट दो, और इस 4 से एक 4 काट दो। तो आप बताइए इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 160 आपका हो जाएगा। देखिएगा, और यही इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देख सकते हैं आप कितने हल्के क्वेश्चन है। ऐसे ही आप आगे जब आपका पेपर होगा उसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे हल्के हल्के। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपका 100% हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आ जाता है। ये किसी भी लेवल के पेपर को दो तो उसमें ये मिल जाता है। और यही क्वेश्चन जब पिछली बार पुलिस का हुआ था काफी बच्चों का यही गलत हुआ था। देखते हैं बेटा, उसने कहा यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें बेटा। तो आप एक बात बताइए, बिक्री बेटा तो कोई ना कोई पहले बेचा नहीं जाता, पहले खरीदा जाता है, जिसको हम सीपी कहते हैं। तो पहले खरीदा और खरीदने के बाद यदि बेचा है तभी तो लाभ हुआ होगा। तो हमने मान लिया पहले कितने का x का खरीदा और बेचा कितने का y का, तो जिसे हम बिक्री मूल्य कहते हैं या सेल बेटा एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस बेटा। अब तो मैंने आपसे कहा लाभ हुआ है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो y माइनस के x हो जाएगा। अब उसने कहा यदि बिक्री मूल्य को कितना गुना कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब इसको 3 गुना कर दें, तो 3 गुना करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। अब बताइए 3y आ गया, और लाभ यदि ऐसा करने से लाभ कितना गुना हो जाता है 5 गुना हो जाता है। ये सवाल में जानकारी आपको है। तो मेरे हिसाब से कितना लाभ है 3y माइनस के x, क्योंकि बेटा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब एक बात बताइए, पहला वाला लाभ और अब वाले लाभ में कितना गुना है 5 गुना, तो दोनों को बराबर कर दीजिएगा। अब बराबर कैसे होगा 5y माइनस x, और इधर बचेगा 3y माइनस के x। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं ये वाली वैल्यू 5 गुना है, तो यदि 5 गुना इससे गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस के 5x, और बराबर के कितने का आएगा 3y, और माइनस के x आ जाएगा। अब बताइए इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए बेटा, तो y इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 2y, और बराबर कितना होगा आपका 4x। अब देखिएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा y बराबर 2x। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और y की वैल्यू कितनी जाएगी 2। अब कोई बच्चा कहेगा x y में, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बिक्री मूल्य पर है, दोनों चीज माननी पड़ेंगी आपको तभी इस पे कर पाएंगे भैया। तो आप बताइएगा, तो यदि मैं आपसे कहूं तो यहां क्या आएगा y की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, और x की वैल्यू कितनी आई 1। तो हम कह सकते हैं यदि उसने खरीदा कितने का 1 का, तो बेचा कितने का 2 का। तो आप बताइए लाभ कितने का हुआ भैया लाभ, और लाभ सदा अपने पैसे पर होता है, और अपना मूल्य कौन सा होता है क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करते हैं हम 100 से। तो आप बताओ पहले कि देखिए कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पर 1 पर, और गुणा कितने के बेटा 100%, और 100 की जब निकालेंगे वैल्यू तो यहां से कितना आएगा बेटा 100%। और ये जब सवाल आया था तो उस समय काफी बच्चों का यही सवाल गलत हुआ था, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है भैया, हर अलग अलग एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा भैया। देखिएगा आगे कहता है एक्स ने 42,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा,
और उसकी मरम्मत, देखिए मरम्मत में 6,000 रुपए खर्च कर दिए और स्कूटर को 54,000 का बेच दिया। तो भैया पहले खरीदा, फिर उस पर पैसे लगाए और बाकी बाद में बेच दिया। तो आप बताइएगा खरीदा कितने का था? 42,000 का, और मरम्मत में कितने लगे? 6,000 रुपए। तो हम कहेंगे हमारी पूरी लागत कितनी हुई बेटा? क्योंकि खरीदने में और उसमें मरम्मत कराने में लागत कितनी हुई हमारी? लागत का मतलब जो हमारे द्वारा उस पैसा लगाया गया। तो आप बताइए कितना होगा? 48,000 रुपए। 48,000 रुपए पर अब उसको हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो बेचने की कितने की बात कर रहे हैं बेटा? 54,000 रुपए का। अब 54,000 का तो आप बताओ कितने का लाभ होगा? 6,000 रुपए का। अब मैंने अभी बताया था लाभ सदा अपने धन पर होता है, और अपने वाला पैसा कौन सा होता है? क्रय मूल्य, जिस पर हमने लागत लगी है, या क्रय मूल्य कहते हैं या लागत कहते हैं, बात एक ही होती है। तो हमारी लागत कितनी हुई थी? 48,000 रुपए। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा 12 से काट सकते हैं, आप देखिएगा, या 6 से काट दीजिएगा, ऊपर कितना बचेगा? 100 और नीचे बचेगा 8। तो आप जानते हैं 100/8 का परसेंटेज मान कितना होता है? 12.5। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 110 रुपए वाली लागत वाली वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, तो कितनी छूट की पेशकशी की गई बेटा? तो आप एक बात बताइए, कितने रुपए की थी बेटा? 110 की, और उसको कितने में बेच दिया गया? 104.5 में बेच दिया गया। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि कितने की छूट प्राप्त हुई? छूट जो प्राप्त हुई है 5.5 रुपए की, मगर कितने पर हुई है? 110 पर। और उसका हम परसेंटेज मान निकालें तो आप बताइएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, तो 11 से अब हम 55 को काटेंगे तो कितने परसेंट छूट पाई जाएगी? 5%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको लगता है कि क्वेश्चन कोई भारी है? सीधे छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन है, तो आपके भी ऐसे आएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कहता है देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए से कितनी हो जाती है? 1,680 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए बेटा। आपसे मैं कहूं कोई पैसा था 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। इसका मतलब कोई पैसा था 2 वर्षों में, उस पर दर लगती रही होगी, और दर लगने के बाद वह कितने रुपए हो गई बेटा? 1,600 रुपए। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 वर्ष बाद 1,600 हुई है। तो पहले तो ये 1,600 नहीं थी, तो आप बताइएगा ये पहले वाला धन क्या होगा? मेरे हिसाब से मूलधन होगा, क्योंकि जो व्यक्ति के पास होता है वो मूलधन होता है, जिस पर ब्याज आए तो ब्याज मिल जाता है, तो उसे मिश्र धन कहते हैं हम। तो 2 वर्ष बाद ये क्या हो गया बेटा? मिश्र धन हो गया। तो दर किस पर लगी? मूलधन पर, 2 साल के बाद। यदि ये 2 साल के बाद ना होता तो कितने साल लगती? 3 साल दर लगती बेटा। तो दर लगती 3 साल, तो ये 1,600 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है? 1,680 हो जाता है। तो आपसे मैं कहूं ये वाली भी दर पहले वाले पैसे पे लग रही है और ये वाली भी दर पहले वाले पैसे पे लग रही है। तो हम यकीन मानिए यहां से यदि ये दर लगाएं, यदि मैं यहां से दर लगा दूं तो यहां से और यहां तक के बीच में गैप कितने का है? 1 वर्ष का। और जिस पर दर लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्योंकि यहां मूलधन था तो उसके हिसाब से 1,600 मिश्र धन हुआ, और ये मूलधन था उसी के हिसाब से 1,680 मिश्र धन हुआ। तो अब यकीन मानिए यहां से जब दर लगा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा जिस पे भी दर लगती है वो मेरे लिए मूलधन होता है। तो आप बताओ कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल ही तो बढ़ता है और साधारण ब्याज हर साल समय बराबर रहता है। तो मैं कहूंगा जब यह दर लगी है और 1,680 बन गया है तो मूल कितना ब्याज आया बेटा? और सब बच्चे जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर होता है P गुणा R गुणा
टी और बट्टे 100 हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना हुआ बेटा 80, और ये किस पर, क्योंकि हमने दर यहां से लगाई है 1600 और गुणा उस पर दर लगेगी, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 16 पंजे 80 आपका। इसका मतलब यहां पर सवाल में दर कितनी लगी है 5%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका 5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बेटा कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 25,000 रुपए एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से 4% वार्षिक दर से देखिएगा बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। तो पहले सवाल को एक बार अपने आप से रीड करिएगा। कितने रुपए थे, 25,000 रुपए थे, और वह 25,000 रुपए एक वर्ष के लिए निवेशित किए गए या पैसे पर उधार लगाए गए। आगे कहता है और कितनी दर से, 4% वार्षिक दर से। वार्षिक का मतलब 1 साल की दर, लेकिन एक लाइन नीचे लिखी है यदि ब्याज अर्धवार्षिक देने हो बेटा, यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक बेटा, अर्धवार्षिक बेटा, तो आधे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए अर्धवार्षिक का मतलब क्या है। बैंक ये कहना चाहता है या ब्याज की दर ये कहना चाहती है कि आप भले ही 1 साल के लिए पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ब्याज देने आपको एक बार नहीं आना पड़ेगा। आपको ब्याज देने छमाही का मतलब होता है 6-6 महीने के हिसाब से आना पड़ेगा आपको। आप पैसा कितने भी साल के लिए ले लो, मगर जब ये लाइन लिखी होगी तो ब्याज आपसे 6-6 महीने के लिए मांग रहा है बेटा। तो आप बताइए 1 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 6 माह और अगले 6 माह, तो कितनी बार देना पड़ेगा, 1 साल में 2 बार दर लगेगी। अब 2 बार दर 4% तो नहीं लग सकती, क्योंकि ये कितने साल की दर है, वार्षिक है। तो आधे बच्चे कहेंगे वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने की दर 4% है, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 2%। तो आप जब 6 महीने की दर लगाएं तो दर कितनी लगाएंगे आप, 2% यहां और 2% यहां, तभी तो 1 साल की 4% होगी भैया। अब बताइए जब ये दर लगेगी तो ये भी दर किस पे लगेगी, 25,000 पर। तो आप बताइए 2%, 25,000 का 2% कितना आएगा, 500। तो ये ब्याज आ चुका है 6 महीने का, और ये वाली दर जब लगेगी तो ये भी दर किस पे लगेगी बेटा, 25,000 पर। तो इसका भी कितना ब्याज आएगा, 500 रुपए। मगर भैया जब ये दर लग रही थी तो उससे पहले ब्याज आ चुका था, नहीं आ चुका था, क्योंकि इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसको पढ़े होंगे, यदि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है तो ये क्या है, देखिए ब्याज है। तो इसके नाम में ही लिखा है इसका नाम बेटा, वृद्धि होगी काय में, ब्याज में, और चक्र का मतलब समय के साथ। इसका मतलब ये कह सकते हैं ब्याज में वृद्धि होगी समय के साथ, जब भी तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप मुझे बताइए पहला ब्याज कितना आ चुका है, 500, और 500 बाद का आ चुका है, तो 500 आ चुका है, तो पहले वाले ब्याज में कितने % की वृद्धि और होगी, 2% की और होगी। तो 500 का 2% कितना होता है, 10 रुपए। तो आप कहेंगे पहले 6 महीने का ब्याज कितना, 500 रुपए, और अगले 6 महीने का ब्याज कितना, 510 रुपए। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1010 रुपए। तो 1010 रुपए आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि आपने पैसे कितने लगाए थे, 25,000 रुपए, और 1010 रुपए ब्याज होगा। तो आप कहेंगे वो कितना रुपए हो जाएगा, 26,010 रुपए आपका आंसर हो जाएगा भैया, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां थोड़ी सी सवाल में एरर है, ये 27,500 है बेटा, 37,500 बेटा। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ उन्होंने आपस में बांट लिया, तो अब बताइए बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और आप इस बात को जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का इस बार भी आएगा। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। चलिएगा अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप होती कैसे है बेटा। पार्टनरशिप कभी अकेले व्यक्ति में हो नहीं सकती, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप को समझ लेते हैं। पैसा होगा, पूंजी होगी, और पूंजी जो होगी धन होगा, और उस पर क्या बीत जाए, समय बीत जाए।
तभी तो वो क्या होगा, लाभ आएगा। और लाभ किसी न किसी अनुपात में बांटा जाएगा, जैसे जिसका पैसा वैसा उसका लाभ भैया। तो आप देखिए यहां पर देखिएगा ए आया, ए ने कितने रुपए लगाए, 75,000 रुपए, 75,000 रुपए लगाए। और लाभ कितने वर्ष की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसका मतलब 75,000 ए ने लगाए, शुरुआत इसने करी, तो ये पूरे साल रहा होगा, तो ये कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक। फिर आगे कहता है बी कुछ समय बाद, इसका मतलब पूरे समय के लिए नहीं रहा, कुछ समय बाद जुड़ गया। अब कितने समय बाद जुड़ा वो सवाल में नहीं बताया गया, मगर कितने पैसे के साथ, 37,500 रुपए के साथ। अब मान लीजिएगा ये कितने समय के लिए रहा, x माह के तक। और जब ये देखिए जब इसकी पूंजी लग गई, समय बीता, तो लाभ आया, तो लाभ और का अनुपात कितना है, इसने 3 रुपए रखे तो इसने 1 रुपए रखे बेटा। बस होता है सवाल, बस थोड़ा काट फीट करिएगा। 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 5 से काट सकते हैं। देखिए जब 5 से काटेंगे तो यह नीचे दिखेगा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और ऊपर जब 5 से काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 15। अब देखिएगा 15 से 30 सीधा सीधा कट सकता है, या 75 से ही 2 बार काट दो, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 गुणा 12 और बटे x, और भैया बटे 3 आएगा, और नीचे 1 था। अब देखिए 3 चौक 12, मगर ये देखते ही आंसर ना सोच जाए कि ये आंसर है, ये तो वो समय है जो देखिएगा पार्टनरशिप में लगा। कितने महीने लगा, 8 महीने। तो इसका मतलब ये 12 महीने से कर रहा है, ये 8 महीने लगा, तो कितने समय बाद जुड़ा होगा, तो सीधा सीधा है कि 12 में से 8 घटा देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने। इसका मतलब बी जो है व्यापार में शामिल हुआ तो 4 महीने बाद शामिल हुआ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी थोड़ी सी एरर है बेटा, 88 है। देखिएगा एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण क्लास देखिए कक्षा के औसत अंक में कितने की वृद्धि होगी बेटा, 0.5 की वृद्धि होगी बेटा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो देखिएगा एक लड़के के अंक थे बेटा क्लास के अंदर 68 थे, मगर गलती के कारण नोट करते समय उसके अंक कितने चढ़ा दिए गए बेटा, 88 अंक चढ़ा दिए गए। तो आप कहेंगे जो क्लास का सही योग आने वाला था, तो क्लास का सही योग आने वाला था, तो योग जो आया होगा उसमें कितने अंक ज्यादा जुड़े होंगे, 20 अंक ज्यादा जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे। इसका मतलब जो भी सही योग आने वाला था उसके अंदर कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, 20 अंक, क्योंकि बेटा 68 लेना था और लिया कितना गया, 88। तो गलती कितने की हुई, गलती हुई है 20 अंक की बेटा। अब एक बात बताइए, और उस गलती को यदि बच्चों में बांटा गया तो हर बच्चे के पास कितनी गई बेटा, 0.5। तो आप मुझे बताइए 20 की गलती को बांटा जाए और 0.55 बच्चे पे प्राप्त हो, तो बच्चे कितने होने चाहिए, क्लास के अंदर कितने होने चाहिए, 40। और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ना कितना बेसिक सा सवाल है, बट इस टाइप का सवाल इस बार भी आ सकता है, ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छा सवाल है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। आगे कहता है ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप बताइए, ए जो है बी से दुगना कुशल है, यदि ये एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा, कुशल का मतलब ज्यादा कर सकता है। और बी जो है किससे बेटा, सी से 3 गुना कुशल है, तो ये 1 करेगा तो ये 3 करेगा। अब बी दोनों में देखिए सेम है, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहां 3 है तो यहां भी 3 बना लो, तो 3 से गुणा कर दो ऊपर। तो आप बताइए कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो 3 दूनी 6 और 3 3। ये किसका है, ए, और ये किसका है बेटा, बी का। अब हम तीनों को एक साथ लिख दें, ए बी और सी। तो आप बताओ यहां 1 होगा तो यहां कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा 6। तो आपसे मैं कहूं कि ए मान लीजिएगा 6 लड्डू खाता है, तो बी कितना खाता है 3, और सी कितना खाता है 1 खाता है। अब आगे क्या कहा कि देखिएगा सी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, 30 दिन में। तो इसका मतलब सी 1 दिन में कितने लड्डू खाता है
एक खाता है और 30 दिन में पूरे खत्म कर लिए तो कितने लड्डू बन पाए गए होंगे? 30 लड्डू बन पाए गए होंगे। और 30 लड्डुओं को कौन खाना चाहता है? तीनों। तो ये 6 खा सकता है, ये 3 खा सकता है और ये 1 खा सकता है। तो 6 3 9 और 10, और 10 के हिसाब से खाएंगे तो आप मुझे बताइए कितने दिन लगाएंगे? 3 दिन लगाएंगे। और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। अब के भी आपको कम से कम 2 सवाल मिलने के चांस है बेटा, ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक हवाई जहाज देखिएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो आप मुझे बताइए, एक हवाई जहाज है 250 किलोमीटर बेटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना? 250 चल सकता है और 4 घंटे में पहुंच जाता है। तो 1 घंटे में 250 जाता है, तो बताइए आप 4 घंटे में कितना गया होगा? 1000 दूरी। तो आप कहेंगे 1000 दूरी चला होगा, और वो कहता है यदि उसी दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करा जाए, 1 घंटा 40 मिनट, तो यहां मिनट है और यहां घंटे है, तो आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और 40 और लगे, तो इसका मतलब वो अब इस दूरी को कितने मिनट में चलना चाहता है? 100 मिनट में। ये क्या हो गया बेटा? समय। तो आप मुझे बताइए, दूरी ऊपर हो नीचे समय हो तो वही क्या बन जाती है? आपकी चाल बन जाती है, बस खत्म हो जाता है यहां पर। एक बात बताओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो आप बताओ 10 किलोमीटर जाता है 1 मिनट में, तो आधे बच्चे जानते हो तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 600 किलोमीटर। तो अब 60 मिनट को ही तो हम क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं। तो 60 से ऊपर गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर क्या आएगा? 600 किलोमीटर, और 60 मिनट को ही हम क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। इसका मतलब उसे ये दूरी 1 घंटा 40 मिनट में चलनी है, तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए आपकी? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बस है, एक बस बेटा, एक बस अपने स्थान से चलकर बीच में कहीं ना रुके, तो उसकी चाल जो निकलती है 45 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। यदि वह गाड़ी यदि थोड़ी दूर चले, 1 घंटा चले, फिर रुक जाए, फिर चले, फिर रुक जाए, तो उसकी जो दूरी चल पाती है 36 किलोमीटर चल पाती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो हम कह सकते हैं यदि बिना रुके चले तो 45 दूरी चाल निकल पाती है, और रुक रुक के चले, हर घंटे रुके तो कितनी चाल निकल पाती है? 36। तो आप बताइए, कुछ बच्चे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, S1 मतलब पहली वाली स्पीड माइनस S2 अपॉन S1, इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 45 थी, अब कितनी हो गई? 36। तो आप बताओ कितने का अंतर आएगा? 9 का। और पहली चाल कितनी थी? 45। और जब हम इसे भाग करेंगे तो आप बताओ कितना आएगा? 5। अब ये जो आया है वो घंटे में आया है, मगर आपसे क्या पूछा है? 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? 1 घंटे में मिनट के बारे में बात कर रहा है, मगर आपका घंटे में है, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 12। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा चलने के बाद बस कितनी देर के लिए रुक जाती है? 12 मिनट में। और आप इस सवाल को बेटा, इस जैसे सवाल को एक आध और कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो यही 12 मिनट हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इसका क्षेत्रफल देखिए 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो आप देखिए आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का, और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये L है और ये क्या है बेटा? B है। और दोनों का अनुपात है 5:6। तो हम देखिए दोनों की लेंथ बेटा फिक्स कर लेंगे 5x, और इसको हम क्या कह देंगे? 6x।
अब आपको दे रखा है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताइए 5x गुणा 6x, और इधर दिया है 6750। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, 30x² बराबर 6750। जीरो से एक जीरो काटेंगे, जब इसको हम इससे भाग करेंगे तो x स्क्वायर का मान आएगा 225 बेटा। अब बताइए x का मान कितना होगा, 15। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी है, 15। तो हम लेंथ फिक्स कर लें, तो आप बताओ यहां कितना आएगा, x की वैल्यू रखेंगे 75 आएगा, और यहां कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात बेटा। तो अब देखिएगा यहां थोड़ा सा आगे पीछे है क्वेश्चन, यहां देखिएगा लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 6 है। तो आप बताइएगा लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई ये है और क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा B होगा। तो आप बताओ यहां कितना आएगा आपका 1 और नीचे आएगा B। अब बताइए, और B कितनी है ऑलरेडी आपके पास 90, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो 1:90 बेटा, और यही आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकीय अंकों का योग का गुणनफल पूछा है। और अभी मैंने आपसे कहा दो, देखिए एक ही बेसिक मेथड पर 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आए, बहुत अच्छी बात है। देखिए 11 से कटने वाली 4 अंकों की संख्या पहली क्या होती है 1001, और 13 से कटने वाली पहली संख्या क्या होती है 1001 होती है। पीछे अभी सवाल में आया था ना 7 गुणा 11 गुणा 13 से पहली संख्या क्या बनेगी 1001 होती है, और कितने अंकों की होती है 4 अंकों की, और वही सवाल में इसमें आया बेटा 11 से विभाजित होने वाली छोटी 4 अंक की संख्या और 13 से विभाजित होने वाली छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग बताना है बेटा। तो आप बताओ पहली संख्या कितनी है 1001, और देखिए दूसरी संख्या कितनी है 1001, ये भी 11 से कटती है और ये भी 13 से कटती है। इसमें अंकों का योग कितना होगा 2, और इसके अंकों का योग भी कितना होगा 2, और 2 2 नहीं 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आपने देखे होंगे ये क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और सिंपल हैं बेटा। चलिएगा, पर आपको एक बात कहना चाहते हैं, सबसे पहले ये जो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है बेटा, और इसको वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी लगती है बेटा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहेंगे आप। और कल जो शुरुआत करेंगे अगले 27, देखिए 27 तारीख से हम लाइव करेंगे बेटा 10 बजे से, पूरी सभी बच्चे जुड़ेंगे उसमें। चले आप जो आगे आएंगे चीजें आप बताओ, और कुछ चलिए कर लियो थोड़ा सा मुझे अभी